फिल्म का मेन कैरेक्टर हच मानसेल बज़ाहिर एक आम आदमी है। इसकी एक बीवी है जिसका नाम बेका है और इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा ब्लेक और एक बेटी सैमी है। वो अपने ससुर एडी की मेटल फैब्रिकेशन की कंपनी में एक मामूली सी दफ्तरी मुलाजमत करता है और आमतौर पर अपने आप में ही रहता है। वो अपनी ज़िंदगी एक रूटीन के मुताबिक गुजार रहा होता है और अपनी फैमिली से भी कोई ख़ास करीब नहीं। उनका बेटा ब्लेक उसकी कोई ख़ास इज्जत नहीं करता, सिर्फ उनकी बेटी सैमी उसे थोड़ा प्यार दिखाती है। एक रात एक आदमी और औरत चोरी के लिए उनके घर में आ जाते हैं और गन पॉइंट पर पैसे मांगते हैं। हच उन्हें कुछ पैसे और अपनी घड़ी दे देता है, लेकिन जब वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो ब्लेक उनमें से एक को झपट लेता है। हच गोल्फ क्लब से उन पर हमला करने ही लगता है कि खुद को रोक लेता है और उन्हें वहां से फरार होने देता है, जिसकी वजह से ब्लेक की आंख पर चोट आ जाती है। इस वाक़े के नतीजे में ब्लेक अपने वालिद को और भी नापसंद करने लगता है। हच के इर्द गिर्द के लोग जैसे कि उसके पड़ोसी से लेकर उसकी जॉब पर उसकी बीवी के भाई तक सब उससे पूछते हैं कि उसने चोरी करने वालों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। हच अपने सुतेले भाई हैरी से अपने दफ्तर में रखे हुए एक पुराने रेडियो पर बात करता है और उसको बताता है कि वो चोर उसे बहुत ज़रूरतमंद और खौफजदा लग रहे थे और जो गन इस्तेमाल कर रहे थे वो भी खाली थी, इसलिए उसने उनको जाने दिया। उसी दिन शाम में सैमी हच को कहती है कि उसे उसका ब्रेसलेट ढूंढने में मदद करे। हच को लगता है कि वो चोर ही उसका ब्रेसलेट ले गए होंगे। वो एक लफ्ज कहे बगैर वहां से चला जाता है और अपने बूढ़े बाप डेविड को मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। वो ये फैसला करता है कि वो चोरों को ढूंढेगा और उस काम के लिए अपने बाप का पुराना FBI बैज और गन ले लेता है। वो उन चोरों का अपार्टमेंट तलाश कर लेता है और उन्हें गन पॉइंट पर धमकी देकर अपनी बेटी का ब्रेसलेट देने को कहता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि उन्होंने अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए वो चोरी की थी तो वो शर्मिंदा होकर वहां से वापस आ जाता है। वो घर वापस जाने के लिए एक बस में जा रहा होता है कि उस बस पर कुछ रशियन गैंगस्टर्स हमला कर देते हैं। वो बस में मौजूद एक लड़की को तंग करते हैं और हच अब भी अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए उनको बुरी तरह मारता है। इनमें से एक को गर्दन पर चोट लगने की वजह से सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, तो वो एक स्ट्रॉ उसके गले में डाल देता है ताकि उसका सांस बहाल हो जाए और उसकी जान बच जाए, और इसके साथ वो वहां से चला जाता है। हैरी हच को फोन करता है और उसे कहता है कि उसने जिन लोगों को पीटा है वो रशियन गैंग के लोग हैं और वो जाके द बार्बर से मिले। हच उसके पास जाता है और वो उसे बताता है कि उन लोगों में से एक आदमी रशियन गैंग के बॉस यूलियान का छोटा भाई है। यूलियान वैसे तो अपने भाई से कोई खास मोहब्बत नहीं करता, लेकिन फिर भी उसका बदला लेना फर्ज समझता है और अपने खास आदमी पेवल की सरबराही में एक ग्रुप को भेजता है और वो हच के घर पर हमला कर देते हैं। हच अपनी फैमिली को बेसमेंट में छुपाता है और उनमें से ज्यादा लोगों को मार देता है। इतने में पेवल हच पर टीजर से हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसको यूलियान के पास ले जाने के लिए गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है। जब हच को होश आती है तो उसे वहां एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है। हच उसकी मदद से किडनैपर्स पर अटैक करता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पेवल भी मर जाता है। हच घर वापस आता है और बेका और बच्चों को किसी महफूज जगह पर भेज देता है। यूलियान के लोगों में से जो लोग बचे होते हैं वो उन सबको एक जगह इकट्ठा करता है। इतने में उसे सैमी का ब्रेसलेट भी मिल जाता है। इसके बाद वो सारे सबूत खत्म करने के लिए अपने घर को आग लगा देता है। फिर ये वजाहत की जाती है कि हच असल में एक एक्स ऑडिटर है जिसको मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियां उन लोगों को मारने के लिए हायर करती हैं जिन्हें वो गिरफ्तार नहीं कर सकते या वो उनकी पहुंच से बाहर होते हैं। वो खूब मेहनत से अपना काम करता है और एक दिन उसे एक आदमी को मारने का टास्क मिलता है जो उसे कहता है कि वो ये सब काम छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता है, और हच उसको मारने की बजाय छोड़ देता है। 1 साल बाद हच को मालूम होता है कि उस शख्स ने वाकई अपनी फैमिली के साथ एक जिंदगी बना ली है और वो बिल्कुल बदल गया है। हच भी उससे मुतासिर होकर वैसे ही जिंदगी अपने लिए बनाना चाहता है। हच अपने बॉसेस की मर्जी के खिलाफ जाकर रिटायरमेंट ले लेता है। इसके बाद आज तक हच अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ी हर चीज का नामो निशान मिटाने की कोशिश करता रहता है। हच अपने ससुर एडी को सोने की बार्स का एक ढेर देता है और उससे उसकी कंपनी खरीद कर उनको वहां से जाने का कहता है। इसके बाद हच यूलियान की आर्ट कलेक्शन और जो ब्लैक मनी उसने इकट्ठा किया होता है सबको आग लगा देता है। जाकर यूलियान से मिलता है और उसको कहता है कि वो या तो उसको मारने के लिए उसके पीछे आ सकता है या जो कुछ भी अब उसके पास बच गया है उसे लेकर यहाँ से फरार हो सकता है। यूलियान गुस्से में आकर अपने सारे आदमियों को लेकर हच का पीछा करते हुए फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। वहां डेविड और हैरी पहले से मौजूद होते हैं और वो मुख्तलिफ तरह के हथियार और ट्रैप्स इस्तेमाल करके उन सब गैंगस्टर्स को मारने के लिए हच की मदद करते हैं। वो सबको मार देते हैं और आखिर में सिर्फ यूलियान बच जाता है और वो हैरी को गोली मारकर जख्मी करता है। हच एक क्लेमोर माइन को एक बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ लगाकर यूलियान की तरफ बढ़ता है और उसके करीब पहुंचकर उसका धमाका कर देता है, जिसकी वजह से यूलियान भी मर जाता है।
वो अपने बाप और भाई को वहां से फरार करवा देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। वो इससे पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि उन्हें एक फोन कॉल आती है और वो उसको कोई भी चार्ज फाइल किए बगैर वहां से जाने देते हैं। 3 माह बाद बेका के साथ नया मकान खरीदने के दौरान हज को एक फोन कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि अभी भी उसकी सर्विसेज की ज़रूरत है और साथ ही फिल्म ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इस फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि 2036 में यूक्रेन में होने वाली जंग के नतीजे में अमेरिका वहां पर अमन रखने के लिए फौज भेजता है और एक कार्रवाई के दौरान अमेरिकी फौज के मेरीन्स और गोप्स जो कि रोबोटिक फौजी हैं उनकी एक टीम घात लगाकर हमला कर रही होती है। इसी हमले के दौरान 2 मेरीन्स जो सबसे आगे होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं। ड्रोन पायलट लेफ्टिनेंट हॉप इन सब मनाजिर को मॉनिटर कर रहा होता है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी तरफ आ रहा है। लेफ्टिनेंट हॉप उस ट्रक पर हमला करने की इजाजत मांगता है लेकिन कमांडिंग ऑफिसर हमला करने की इजाजत नहीं देता। लेफ्टिनेंट हॉप डायरेक्ट ऑर्डर की नाफरमानी करते हुए दुश्मन के एक लॉन्चर ट्रक पर ड्रोन हमला कर देता है क्योंकि उसे उस पर शक होता है, जिसके नतीजे में एक जोरदार धमाका होता है और 2 मेरीन्स हलाक हो जाते हैं लेकिन बाकी 38 को बचा लिया जाता है। लेफ्टिनेंट हॉप ने कभी किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया होता। उसको डायरेक्ट ऑर्डर ना मानने की सजा के तौर पर यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी अड्डे कैंप नेथनेल में भेज दिया जाता है जहां उसे कैप्टन लियू के अंडर काम करना होगा। कैप्टन लियू उसे बताता है कि खुफिया तौर पर वो एक इंसानी भेस में एंड्रॉइड सोल्जर है। हार्प और लियू रेफ्यूजी कैंप में वैक्सीन पहुंचाने की आड़ में एक खुफिया मिशन पर निकलते हैं ताकि रशियन टेररिस्ट विक्टर कोल को रोक सकें। विक्टर असल में एटमी मिसाइल साइलो का कंट्रोल हासिल करना चाहता है। जब वो बेस से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके एक सामान वाले ट्रक पर हमला हो गया है। हार्प और लियू अमेरिकी मेरीन्स के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां के मकामी लोग अमेरिकी मेरीन्स को देखकर असला उठा लेते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी गंप को पत्थर मारता है और उसके नतीजे में गंप उसे गोली मारकर जख्मी कर देता है। कैप्टन लियो मकामी लोगों को इमदादी ट्रक का सामान देकर बात खत्म करता है। विक्टर के आदमी जमा होने वाले मकामी लोगों और अमेरिकी मेरीन्स पर हमला कर देते हैं। हार्प और लियो वहां से जान बचाकर निकल जाते हैं और पैदल रेफ्यूजी कैंप का सफर करते हैं और बाकी अमेरिकी मेरीन्स उन बागियों से मुकाबला करते हैं। रेफ्यूजी कैंप पहुंचने के बाद लियू और हार्प को एक रूसी स्नाइपर ने मारने के लिए गोली चलाई जिससे चंद शहरी हलाक हो गए लेकिन लियू और हार्प बच जाते हैं। लियो जवाबी फायरिंग से रूसी स्नाइपर को जख्मी कर देता है और उस जख्मी स्नाइपर से मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है और फिर उसे हुजूम के हवाले कर देता है जो उस पर तशद्दुद करके उसको मार देते हैं और ये बात हार्प को बहुत परेशान करती है। लियो और हार्प यतीम खाने में जाते हैं और वहाँ सूफिया से मिलते हैं। वो हार्प से कहती है कि अमेरिकी ड्रोन हमलों में बहुत से बच्चों के वालिदैन हलाक हो गए और ये बात हार्प को और परेशान करती है। फिर सूफिया उन्हें असलहे के एक डीलर की तरफ ले जाती है जिसके पास एटमी लॉन्च कोड की खुफिया जगह की जानकारी होती है जिसको विक्टर कोल हासिल करना चाहता है। हार्प और लियो बैंक का सफर शुरू करते हैं जहां उनकी मुलाकात विक्टर कोल की फौज से होती है जिसमें रूसी गिम्स भी शामिल होते हैं। जहां हार्प रूसी गिम्स और यूएस गिम्स के दस्ते के दरमियान फायरिंग में फंसे शहरियों को बचाने की कोशिश करता है। लियो उस कोड को हासिल करने में कामयाब हो जाता है लेकिन विक्टर कोल वहां पर मौजूद नहीं होता। हार्प हेडक्वार्टर से मदद तलब करता है और उन्हें ड्रोन हमला करने का कहता है। कुछ ही देर बाद ड्रोन हमला हो जाता है और इस ड्रोन हमले में बैंक और उसके आसपास की इमारतें तबाह हो जाती हैं जिसके नतीजे में मिलिट्री कमांडर समझता है कि विक्टर कोल और लियो दोनों हलाक हो गए। हार्प लियो से दोबारा मिलता है। लियो हार्प को बताता है कि उसके पास कोड के लिए अपने मंसूबे हैं और वो फौजी कमांडर की नजर से बचने के लिए हार्प को इस्तेमाल कर रहा है। वो हार्प के सर पर पिस्टल मारता है और उसे सड़क के किनारे फेंककर चला जाता है जहां उसे सोफिया के आदमी उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ लियो विक्टर कोल के साथ मुलाकात करता है। लियो उसे एटमी मिसाइल साइलो की जगह बताने को कहता है लेकिन विक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। फिर विक्टर और लियो की लड़ाई होती है। लियो विक्टर को मारता है। हार्प ने सोफिया और मिलिट्री कमांडर को लियो के मंसूबों के बारे में बताया और उन्हें एहसास दिलाया कि लियो खुद अमेरिका पर एटमी मिसाइल हमला करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ लियो साइलो की जगह पर पहुंच जाता है और वहां मौजूद सिपाहियों को मारता है। लियो साइलो के सारे कंट्रोल हासिल कर लेता है। लियो मिसाइल लॉन्च कर चुका होता है। हार्प उसे कहता है कि वो उसे रोक दे मगर लियो इनकार कर देता है और उसे कहता है कि उसका असल मकसद एंड्रॉइड सुपर सोल्जर प्रोग्राम की नाकामी था। और फिर हार्प ड्रोन पायलट को 30 सेकंड के बाद ड्रोन हमला करने का कहता है। मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही ड्रोन हमला हो जाता है। इसके नतीजे में जोरदार धमाका होता है और साइलो तबाह हो जाता है। लियो उस धमाके में मारा जाता है।
हार्प कैंप नेथनेल वापस आ जाता है और अपने कमांडर की तरफ से खूब दाद वसूल करता है। कमांडर हार्प को बताता है कि वो घर वापस जा रहा है। फिल्म के आखिरी मंजर में हार्प बेस से निकल जाता है और फिल्म साथ ही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इस मूवी का स्टार्ट एक ब्राइड से होता है जो कि बहुत जख्मी होती है और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि एक आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसकी शक्ल की बजाय उसके जूते दिखाए जा रहे होते हैं और वो उसके पास आते ही ये कहता है कि तुम अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही हो और एक रुमाल से उसके जख्म साफ करना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो आदमी ब्राइड को ये कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और बैकग्राउंड में गन चलने की आवाज आती है और उस ब्राइड के सर में गोली लगती है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक लड़की की तरफ चला जाता है जो वही ब्राइड होती है। वो कार ड्राइव कर रही होती है और एक घर के आगे आके रुकती है। उस घर का दरवाजा नॉक करती है और उस घर के अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम वर्नीता होता है। वर्नीता और वो लड़की आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद उनके हाथ में एक एक चाकू दिखाया जाता है। अभी वो लड़ ही रहे होते हैं कि उनके घर के बाहर एक बस आकर रुकती है और दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची निकलती है। वो बच्ची वर्नीता की बेटी होती है। वर्नीता की बेटी को अंदर आता देखकर ब्राइड और वर्नीता अपना चाकू छुपा लेती हैं। वर्नीता अपनी बेटी से कहती है कि बेटा आप ऊपर चले जाओ और जब तक मैं दोबारा आपको आवाज ना दूं नीचे मत आना। इसके बाद ब्राइड इस बच्ची से बातें करने लग जाती है और उससे पूछती है कि बेटा आपकी एज क्या है। वो बच्ची से अपनी एज 4 साल बताती है, जिसको सुनने के बाद ब्राइड काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो उसकी एज भी इतनी ही होती। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ब्राइड की फैमिली और उसकी बेटी के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ था। जब वो बच्ची चली जाती है तो वर्नीता उससे ये बातें करने लग जाती है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और उसकी बेटी भी उसको बहुत प्यार करती है, तो उसकी ये बात मान ले कि उसे उसकी बेटी के सामने ना मारे और कल वो कहीं नदी के किनारे लड़ेंगे और जिसमें वो तलवार इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्नीता ब्राइड से ये पूछती है कि उसको मारने के बाद उसका बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन ब्राइड उसे जवाब में ये कहती है कि नहीं, उसका बदला पूरा नहीं होगा बल्कि उसकी फैमिली को मारने के बाद ब्राइड का बदला पूरा होगा। लेकिन वो इतनी जालिम नहीं है कि वर्नीता की पूरी फैमिली को मार दे, इसलिए सिर्फ वो वर्नीता को मारे। इसके बाद वर्नीता बॉक्स में एक गन छुपाकर ब्राइड की तरफ हमला करती है। ब्राइड उस शॉट से बच जाती है और अपने चाकू से वर्नीता पर हमला करती है, जिसके बाद वर्नीता वहीं मर जाती है। वर्नीता की बेटी अपनी माँ को मरा हुआ देखती है तो इस पर ब्राइड उसे ये कहती है कि उसकी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी और अगर इसका वो बदला लेना चाहती है तो वो जरूर आकर ब्राइड से मिले। इसके बाद ब्राइड अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और एक नोटबुक निकालती है जिसके ऊपर डेथ लिस्ट लिखा होता है। इस लिस्ट में एक नाम पहले ही कट चुका होता है और दूसरा नाम ब्राइड जाकर काट देती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो 2 लोगों को मार चुकी है और बाकी भी और लोगों को मारेगी। इसके बाद सीन्स पास्ट में शिफ्ट हो जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठा चर्च की तरफ जा रहा है। उस चर्च में बहुत सी लाशें पड़ी होती हैं। लाशों में एक लाश उस ब्राइड की भी होती है जिसे पुलिस ऑफिसर देख के कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन जालिमों ने इसे भी नहीं छोड़ा क्योंकि ब्राइड की बेटी होने वाली थी। इसकी थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर को इस बात का अंदाजा होता है कि ब्राइड जिंदा है और उसे फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लिया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ब्राइड कोमा में चली गई है। कोमा में गए ब्राइड को 4 साल हो गए होते हैं और एक दिन दिखाया जाता है कि ब्राइड के हाथ पर एक मच्छर बैठता है जिससे ब्राइड की आंख खुल जाती है। ब्राइड उठते ही अपनी बेटी को ढूंढती है लेकिन उसको उसकी बेटी नजर नहीं आती। फिर उसे सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने सर पर हाथ लगाती है, लेकिन उसको तो 4 साल हो गए होते तो कोई निशान ही नहीं होता। ब्राइड इसके बाद बहुत रोती है, लेकिन फिर वो देखती है कि उसके रूम में कोई आ रहा है और बिल्कुल वो वैसे ही लेट जाती है जैसे वो थी। फिर वो देखती है कि एक डॉक्टर एक आदमी को उसके रूम में ला रहा है और उस आदमी को उसके साथ छोड़ दिया है। जैसे वो आदमी ब्राइड के करीब आता है तो ब्राइड उसके ऊपर हमला करती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद ब्राइड जब बेड से नीचे उतरने की कोशिश करती है तो उसे अंदाजा होता है कि वो पैरालाइज हो चुकी है। ब्राइड ऐसे ही रिड़ते हुए दरवाजे के पीछे चली जाती है। जब डॉक्टर उन दोनों को चेक करने आता है तो ब्राइड उस डॉक्टर पर पीछे से हमला करती है और उसका भी कत्ल कर देती है। उसके बाद वो उसकी पॉकेट से उसकी कार कीज निकालती है, व्हील चेयर पर बैठकर बाहर जाती है और उसकी कार को ढूंढ लेती है। इसके बाद वो कार की बैक सीट पर बैठ जाती है और अपने पाँव की तरफ देखते हुए ये कहती है कि प्लीज हरकत करो। ऐसे ही 13 घंटे गुजर जाते हैं। ब्राइड फिर देखती है कि उसके पाँव हिलना शुरू हो गए हैं और वो गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो किसी और शहर में चली गई है और वो एक आदमी से मिलती है जो तलवारबाजी सिखाते हैं। उसी आदमी से ब्राइड तलवारबाजी सीखती है। वो ब्राइड के लिए एक ऐसी तलवार बनाते हैं जो थोड़ी स्पेशल होती है। फिर दिखाया जाता है कि ब्राइड सोच रही होती है कि किस किसने उसकी फैमिली को मारा था, जिसमें से एक औरत की आंख पे पट्टी बंधी होती है जो कि हॉस्पिटल में भी उसके पास आती है और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। तभी उसको एक आदमी का फोन आता है और वो उससे कहता है कि अभी वो उसे जहर का इंजेक्शन ना लगाए और ब्राइड के होश में आने के बाद उसे जहर का इंजेक्शन लगाए, इसमें उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है और फिर दूसरी औरत दिखाई जाती है जो जापानीज होती है।
जिस वक्त ब्राइड के घर वालों को मारा गया था उस वक्त ये औरत बिल की ही असिस्टेंट रह चुकी थी, लेकिन अब वो औरत जापानीज माफिया बन चुकी थी। उसके बाद ब्राइड टोक्यो जाती है और वहाँ पर देखती है कि ये औरत वहीं पर ही किसी होटल में स्टे कर रही होती है। लेकिन ब्राइड को जिस औरत को मारना होता है वो उसको मारना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अब वो एक गैंगस्टर होती है, उसके इर्द गिर्द बहुत सिक्योरिटी होती है। जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि ब्राइड उसकी एक असिस्टेंट को पकड़ लेती है। इसके बाद ब्राइड इसी असिस्टेंट के साथ वहाँ जाती है जहाँ पे जापानीज औरत स्टे कर रही होती है। वहाँ जाकर ब्राइड उस जापानीज औरत को आवाज देती है। जापानीज औरत के टाइम पर ना आने की वजह से ब्राइड को गुस्सा आ जाता है और वो असिस्टेंट का हाथ काट देती है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के सारे लोग भाग जाते हैं। इसके बाद वही जापानीज गैंगस्टर ब्राइड के सामने आ जाती है और उसके बहुत सारे हेल्पर्स भी उसके साथ होते हैं जो बारी बारी ब्राइड से लड़ते हैं। ब्राइड सबसे लड़ती है और सबको मार देती है। इसके बाद एक हाई स्कूल की लड़की आकर ब्राइड से लड़ती है। दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है, लेकिन फिर भी ब्राइड जीत जाती है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि जापानीज औरत ब्राइड को देख के मुस्कुराती है और उसका मजाक उड़ाते हुए ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आसानी से मार दोगी? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। और फिर वो अपने पास से एक खंजर निकालती है। जब वो उस खंजर को खोलती है तो उसके खोलने पर बहुत सारी बाइक्स की आवाजें आती हैं और बहुत सारे फाइटर्स उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन ब्राइड एक एक करके उन सब फाइटर्स को मार देती है। ब्राइड जब उन सबको मार चुकी होती है तो अपने पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर वो जापानीज औरत नहीं होती। उसे लगता है कि शायद वो भाग गई है, लेकिन जब वो होटल से बाहर जाती है तो वो जापानीज औरत वहीं खड़ी होती है। बाहर बर्फ पड़ी होती है और उसके बाद इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ती है। इन दोनों की लड़ाई में ये दिखाया जाता है कि पहले तो वो जापानीज औरत बहुत हमले कर रही होती है ब्राइड पे, लेकिन उसके बाद ब्राइड मौका देखते ही उस जापानीज औरत पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो जापानीज औरत वहीं मर जाती है। उस जापानीज औरत को मारने के बाद ब्राइड बहुत खुश होती है। इसके बाद ब्राइड जिस असिस्टेंट का उसने हाथ काट दिया होता है उसे बर्फ में एक हॉस्पिटल के आगे छोड़ देती है, जिसके बाद असिस्टेंट ब्राइड को ये बताती है कि इस सब के पीछे बिल था। इसके बाद ब्राइड एक नोटबुक लेती है जिसके ऊपर वो हेडिंग रखती है डेथ लिस्ट और उसमें 5 लोगों का नाम लिखती है, जिसमें पहला नाम उसी जापानीज लड़की का होता है। दूसरी लड़की वर्निटा थी जिसको मूवी के स्टार्ट में ब्राइड ने मार दिया था। उसके बाद तीसरा नाम छोड़ के चौथा नाम एली था। ये वो लड़की थी जिसकी आंख में पट्टी बंधी थी और हॉस्पिटल में उसको इंजेक्शन लगाने आई थी। 5वां नाम बिल का था जो कि इन सबका लीडर था। ब्राइड को जख्मी भी उसी ने ही किया था और दूसरा ब्राइड को जहर का इंजेक्शन भी वही लगवाना चाहता था। बाकी ये बात तो सब जानते हैं कि जैसे ब्राइड ने वर्निटा और उस जापानीज लड़की को मार दिया था वो इन सबको भी मार देगी। इसके बाद एंडिंग सीन्स में ये दिखाया जाता है कि जिस असिस्टेंट का हाथ ब्राइड ने काट दिया था वो हॉस्पिटल में है और उसके पास बिल आता है और उसे मुस्कुराते हुए ये पूछता है कि तुम्हारा हशर उसी औरत ने किया है ना? तो वो कहती है हाँ, और फिर उससे ये पूछता है कि तुमने उसे कहीं ये तो नहीं बता दिया कि उसकी बेटी जिंदा है? बिल के ये कहने के बाद ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। मूवी पास से स्टार्ट होती है जिसमें ब्राइड अपने होने वाले शौहर के साथ और उसकी फैमिली के साथ बैठी होती है। क्योंकि उनकी शादी में अभी थोड़ा टाइम होता है, इस वजह से वो चर्च में बैठकर अपनी शादी की रिहर्सल कर रहे होते हैं कि अचानक ब्राइड को फील होता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वो बाहर जाती है। बाहर जाकर वो बिल को देखती है जो कि बेंच पे बैठा एक फ्लूट बजा रहा होता है। ब्राइड उसे देख के काफी हैरान होती है क्योंकि ब्राइड और बिल पहले रिलेशनशिप में थे। उसके बाद ब्राइड बिल से ये पूछती है कि आखिरकार बिल ने ब्राइड को ढूंढ लिया। इसके बाद बातें करने के बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ब्राइड बिल का इंट्रोडक्शन अपने शौहर के सामने ये कह के करवाती है कि बिल उसके फादर है। और ब्राइड के फियांसे को ये झूठ भी नहीं लगता क्योंकि बिल की एज ब्राइड से बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद 4 लोग दिखाए जाते हैं जो चर्च से बाहर खड़े होते हैं। इनमें 3 औरतें और 1 आदमी होता है। ये वही लोग थे जिनका नाम उस डेथ लिस्ट में था बिल से ऊपर। बिल के अलावा जो आदमी इस गैंग में था वो बिल का अपना भाई बट था। इन दोनों की आपस में कोई ज्यादा क्लोजनेस तो नहीं होती, लेकिन बिल फिर भी ब्राइड के रिश्तेदारों और ब्राइड को मारने के लिए इसकी हेल्प लेता है। फिर ये दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग बेरहमी से ब्राइड और उसके रिश्तेदारों को कत्ल कर देते हैं। और वही सीन्स आते हैं कि जब बिल ब्राइड से ये कह रहा होता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहने के बाद उसके सर में गोली मार देता है। ब्राइड इस गोली से बच जाती है, बल्कि वो 2 लोगों से बदला भी ले लेती है जिनमें वर्निटा और वो जापानीज औरत होती है। उसके बाद उसने 3 लोगों से बदला लेना होता है जिनमें बिल, बट और एली होते हैं। एली वही औरत होती है जिसकी आंख में पट्टी बंधी थी। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में चली जाती है। प्रेजेंट में ये दिखाया
दिखाया जाता है कि बिल अपने भाई बट के पास आया और उसे ये कहता है कि ब्राइड जिंदा है और वो सबको मार रही है, तो अपना ख्याल रखना शुरू कर दो। और बिल बट से एक तलवार के बारे में भी पूछता है जिसको बिल ने ही ब्राइड को दिया था, लेकिन बट बिल को ये बताता है कि उसे उस तलवार के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि बट ने उस तलवार को बेच दिया था। इसके बाद बिल वहाँ से चला जाता है और बट को स्मोकिंग करते दिखाया जाता है। इसके बाद बट जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है तो उसे फील होता है कि जैसे कोई आया, और फिर ये दिखाया जाता है कि ब्राइड वहाँ पर आ जाती है। ब्राइड उसके घर का दरवाजा तोड़ के उसको मारने के लिए अंदर जाती है, लेकिन बट पहले से ही तैयार बैठा होता है और ब्राइड को शूट कर देता है। लकीली उस गन में कोई असली गोली तो नहीं होती, लेकिन उसमें सोर्ड के पीसेस होते हैं जिसकी वजह से ब्राइड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। जख्मी होने के बाद बट ब्राइड को एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो ब्राइड को बांधकर एक कफन में डाल देता है और उसको कब्र में रख देता है, यानी ब्राइड को जिंदा दफन कर देता है। जिसके बाद ब्राइड को काफी ज्यादा मुश्किल होती है और बट घर जाकर एली को फोन करता है और वो उसे फोन पर ये बताता है कि उसने ब्राइड को मार दिया और उसकी तलवार भी ले ली। तलवार को सुन के एली उसको ऑफर करवाती है कि अगर वो तलवार उसे 1 मिलियन में बेच दे। ये ऑफर सुनकर बट फौरन मान जाता है और अगले ही दिन एली तलवार लेने के लिए आ जाती है। तलवार देखने के बाद बट एली से ये कहता है कि वो उसे पैसों का बैग दे दे और एली ऐसे ही करती है। जैसे ही बट खुशी से पैसों का बैग खोलता है तो उसमें पैसों के अलावा एक सांप भी होता है। सांप बट पर हमला करता है जिसके बाद बट की मौत हो जाती है। यही मौका देखते हुए एली सारे पैसों को बैग में डाल रही होती है और बिल को कॉल करके ये कहती है कि एली ने ब्राइड को मार दिया और अगर एली ऐसा ना करती तो ब्राइड बिल और एली को ऐसे ही कत्ल कर देती जैसे उसने बट को कत्ल किया है। और उसके बाद सीन्स पास में चले जाते हैं जहाँ पर ब्राइड और बिल बैठे होते हैं। बिल ब्राइड को ये बताता है कि एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं और अगर वो किसी को ट्रेन करे तो वो ट्रेन हुआ आदमी किसी को भी आसानी से कत्ल कर सकता है। और फिर ब्राइड उसी आदमी के पास ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ब्राइड उसके पास जाकर बहुत मेहनत करती है और उससे बहुत सारे स्किल्स सीखती है और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन ब्राइड ट्रेन हो जाती है। इसके बाद सीन्स दोबारा से प्रेजेंट में एली की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर एली के पास ब्राइड आ जाती है। दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और फिर ब्राइड एली को ये कहती है कि मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी जाया कर दूंगी जिस तरीके से तुम्हारी पहली आंख जाया हुई थी। और फिर दिखाया जाता है कि जहाँ पे ब्राइड ने जिस आदमी से ट्रेनिंग ली थी वहीं पर ही एली भी ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन एली उस आदमी को कहती है पागल बूढ़ा आदमी, जिसकी वजह से वो आदमी गुस्से में आकर एली की एक आंख को जाया कर देता है। और फिर ये दिखाया जाता है कि ब्राइड भी बिल्कुल उसी तरीके से एली की आंख पर हमला करती है जिससे एली की दूसरी आंख भी जाया हो जाती है। इसके बाद एली बहुत तड़पना शुरू हो जाती है। इसके बाद ब्राइड उसे वहीं पे तड़पता छोड़कर बाहर आ जाती है। इसके बाद ब्राइड बिल के एक दोस्त से मिलती है और उसे बिल का पता जानना चाहती है क्योंकि अब डेथ लिस्ट में बचा सिर्फ एक ही नाम होता है और वो नाम बिल का होता है। इसके बाद बिल का वो दोस्त ब्राइड को बिल का पता बता देता है और ब्राइड ढूंढते हुए बिल के घर के बाहर तक पहुंच जाती है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो आराम से ये देख रही होती है कि किस तरीके से बिल पर हमला कर सके। वो दरवाजा तोड़कर जब घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे एक छोटी सी बच्ची नजर आती है जिसके साथ बिल खेल रहा होता है। ये बच्ची बिल और ब्राइड की थी। ब्राइड ये देखते ही पहचान जाती है कि ये उसी की बेटी है। ब्राइड उसे गले से लगाती है और उसे ये भी बताती है कि वो 4 साल से कोमा में थी, नहीं तो वो जरूर अपनी बेटी से आकर मिलती। बेटी उसे देख के बहुत खुश होती है और वो भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती है। इसके बाद ब्राइड अपनी बेटी को रूम में लेके जाती है, उसे सुलाती है, उसको बेड टाइम स्टोरीज भी सुनाती है। उसको सुलाने के बाद वो कमरे से बाहर आती है और बिल के पास बैठ जाती है। वो अचानक ये सोच रही होती है कि किस तरीके से बिल पर हमला करे, लेकिन बिल ब्राइड को एक डांट मारता है जिसके बाद ब्राइड के मुंह से सिर्फ सच ही निकलेगा। उसके बाद बिल ब्राइड से ये पूछता है कि ब्राइड ने बिल को क्यों छोड़ दिया था, तो ब्राइड बिल को ये बताती है कि बिल एक बुरा आदमी है और वो किसी बुरे आदमी के साथ और ज्यादा नहीं रहना चाहती थी और ना ही बिल के लिए मजीद कोई बुरा काम करना चाहती थी क्योंकि वो अब अपनी बेटी के साथ एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती थी। ये सुनकर बिल को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई होती है। तभी दिखाया जाता है कि ब्राइड को वही सारे स्किल्स याद आ जाते हैं जो उसने अपने मास्टर से सीखे थे और वो सारे वही अप्लाई करके बिल को मारने की कोशिश करती है और ब्राइड अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। मरने से पहले बिल के मुंह पर एक इवल स्माइल होती है, लेकिन आखिरकार वो आदमी इस दुनिया से चला जाता है, यानी मर जाता है। इसके बाद ब्राइड को बहुत सुकून आ जाता है क्योंकि बिल को मारने के बाद उसका बदला पूरा हो गया था। अपनी बेटी को गोद में उठाने के बाद वो उससे और प्यार करती है। एंडिंग सीन्स में ये दिखाया जाता है कि ब्राइड और उसकी बेटी बैठे टीवी देख रहे होते हैं और ब्राइड ये सोच रही होती है कि लाइफ में कितनी मुश्किलात के बाद उसने अपना बदला पूरा किया और अपनी बेटी को देखा है और वो अपनी बेटी को प्यार करती है। यहीं पर ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।
फिल्म के स्टार्ट में फौजियों का एक ग्रुप कुछ सामान लेकर जा रहा होता है और उनको मालूम नहीं होता कि इसमें क्या चीज़ है। उनका सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है और सामान वाला कंटेनर अलग हो जाता है। उस कंटेनर में से एक ज़ॉम्बी की तरह का आदमी निकलता है और सबको मारकर उनमें से 2 को अपनी तरह बना लेता है। इसके बाद वो लॉस वेगस पर हमला कर देते हैं और सारा शहर ज़ॉम्बी बन जाता है। गवर्नमेंट शहर को सील कर देती है और लोगों को वहां से निकालने का बंदोबस्त करती है। सीन बदलता है और एक आदमी एक रेस्टोरेंट में आता है। उसका नाम टनाका होता है। वो रेस्टोरेंट में स्कॉट से मिलने आता है। वो स्कॉट से कहता है कि $200 मिलियन की रकम एक कैसीनो की तिजोरी में पड़ी है और वो चाहता है कि स्कॉट अपनी टीम के साथ वो पैसा वहां से निकाल कर ले आए। बदले में उसको $50 मिलियन मिलेंगे और उसको एक नक्शा दे जाता है। इसके बाद क्वारंटीन सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहां केट और गीता आपस में बात कर रही होती हैं। गीता कहती है कि वो कुछ पैसे चुराना चाहती है और उसे केट की मदद चाहिए बच्चों को संभालने में, लेकिन केट उसको ऐसा करने से मना कर देती है। स्कॉट सोचने के बाद टनाका को कॉल करता है और कहता है कि वो उसका काम करने के लिए तैयार है। टनाका उसको कहता है कि एक टीम बनाए जिसमें एक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला और एक ताला खोलने का माहिर आदमी हो और कल शाम को उसको मिले। स्कॉट मारिया के पास जाता है और उसको अपने साथ इस मिशन पे जाने के लिए तैयार कर लेता है। फिर वो दोनों वेंडर हू के पास जाते हैं और उसको भी अपने मिशन के लिए मना लेते हैं। स्कॉट और मारिया पीटर्स के पास जाते हैं। पीटर्स हेलीकॉप्टर पायलट होती है और वो उसको भी अपने मिशन में शामिल कर लेते हैं। स्कॉट और मारिया माइकी गिज़मान के पास जाते हैं और उसको भी अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं। आखिर में स्कॉट और मारिया डेटर को अपनी टीम में शामिल करते हैं जो कि तिजोरियां खोलने में माहिर होता है। वो सब मिशन पर जाने के लिए अपनी अपनी तैयारी करते हैं। माइकी डेमन और चेम्बर्स को भी अपने साथ ले आता है और स्कॉट कहता है कि वो भी चल सकते हैं। मिस्टर टनाका वहां आते हैं और उनको पूरा प्लान बताते हैं। स्कॉट टीम को बताता है कि ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसके सर पर अटैक करना होगा। सारा प्लान सुनने के बाद डीमन पीछे हट जाता है और वहां से चला जाता है। मिस्टर टनाका का सिक्योरिटी हेड मार्टन उनको कहता है कि अगर कोई भी बात पूछनी है तो उससे पूछ लें क्योंकि वो हर जगह को अच्छी तरह से जानता है। स्कॉट क्वारंटीन सेंटर जाता है और केट को कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। केट स्कॉट की बेटी है और स्कॉट उसे कहता है कि वो इसे बदले में $15 मिलियन देगा जिससे वो अपने सारे सपने पूरे कर सकती है। स्कॉट चाहता है कि केट के जरिए क्वारंटीन सेंटर के अंदर जाया जाए। पूरी टीम मिशन के लिए निकल पड़ती है और केट उनको लिली के जरिए क्वारंटीन सेंटर के अंदर पहुंचाने का बंदोबस्त करती है। केट को पता लगता है कि गीता पहले से ही क्वारंटीन सेंटर में जा चुकी है तो वो भी जिद करती है कि वो साथ चलेगी। स्कॉट कहता है कि वो सिर्फ इस शर्त पर चल सकती है कि वो हर वक्त उसके सामने रहेगी। वो सब लिली के साथ अंदर दाखिल हो जाते हैं जहां ज़ॉम्बीज का ढेर लगा होता है। लिली कहती है कि अभी सूरज की रोशनी है इसलिए ये सब ऐसे पड़े हैं, जैसे ही बारिश होगी ये सब जाग जाएंगे। वहां एक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है और सब गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और वो वहां से चला जाता है। लिली कहती है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें ज़ॉम्बीज के असूलों के हिसाब से चलना पड़ेगा और वो कमिंग्स की टांग में गोली मारकर उसे ज़ॉम्बीज के लिए बांध देती है। कुछ ज़ॉम्बीज वहां आते हैं और कमिंग्स को घसीट कर साथ ले जाते हैं। वो उसको अपने अड्डे पर ले आते हैं जहां ज़ॉम्बीज का लीडर कमिंग्स के बाजू पर काटकर उसे फेंक देता है और सारे ज़ॉम्बीज उस पर झपट पड़ते हैं। उधर स्कॉट और उसकी टीम आगे बढ़ रही होती है और ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। वो चैम्बर्स को पकड़ लेते हैं और वो कहती है कि सब लोग उसको छोड़कर चले जाएं और सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और स्कॉट सबको उनके काम बताकर कहता है कि सब अलग अलग हो जाएं। डीटर, गिज़मान और वेंडर हू तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं और वहां लगे दरवाजे को बम से उड़ा देते हैं। तिजोरी तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत सारी जानलेवा रुकावटें लगाई गई होती हैं, जिनको पार करने के लिए वेंडर हू एक ज़ॉम्बी को लेकर आता है और वो उसको वहां भेज देता है। इन रुकावटों की वजह से ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और रास्ता साफ हो जाता है। खबरों में दिखाया जाता है कि जो बम शहर पर शाम में गिराया जाना था उसका वक्त जल्दी कर दिया जाता है और उसमें अब चंद मिनट बाकी रह गए हैं। स्कॉट पीटर्स को कहता है कि हेलीकॉप्टर को जल्दी तैयार कर ले क्योंकि हमारे पास निकलने के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। मारिया डीटर को पूछती है कि तिजोरी के लिए उसको कितना वक्त लगेगा। डीटर कहता है कि वो उसको 30 मिनट में खोल लेगा, लिहाजा उसको 30 मिनट तक बिल्कुल खामोशी चाहिए।
डीटर तिजोरी को खोलने में कामयाब हो जाता है और सब लोग अंदर पड़ा पैसा देखकर मुस्कुराने लगते हैं। स्कॉट कहता है कि सब लोग जल्दी जल्दी सारा पैसा इकट्ठा करें, वरना 20 मिनट में ये सारी जगह बम से तबाह कर दी जाएगी। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज का लीडर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए पूरी फौज लेकर पहुंच जाता है। केट पूरी टीम से अलग होकर गीता को ढूंढने निकल जाती है और स्कॉट और मारिया उसको ढूंढने के लिए जाते हैं और एक ज़ॉम्बी मारिया को मार देता है। स्कॉट और उसकी टीम को ज़ॉम्बीज चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनका लीडर भी वहां पर आ जाता है। टाइगर ज़ॉम्बी मार्टिन पर हमला करता है और उसका सर उड़ा देता है। सब ज़ॉम्बीज से बचने के बाद सिर्फ स्कॉट और लिली छत पर पहुंचते हैं, जहां पीटर्स हेलीकॉप्टर के साथ उनका इंतजार कर रही होती है। ज़ॉम्बीज का लीडर वहां आ जाता है और लिली बैग में से उसकी बीवी का कटा हुआ सर निकालकर उसे कुछ देर के लिए रोकती है और स्कॉट और पीटर्स हेलीकॉप्टर में वहां से उड़ जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज का लीडर लिली को मार देता है और मरते मरते लिली उसकी बीवी का सर छत से नीचे फेंक देती है। पीटर्स स्कॉट को पूछती है कि वो कितने पैसे लाया है, लेकिन स्कॉट कहता है कि वो कुछ नहीं ला सका और उनको केट को ढूंढने के लिए जाना होगा और उनके पास सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। उधर केट गीता और उसकी दोस्त को ढूंढ लेती है। वो वहां से निकलने ही लगते हैं कि ज़ॉम्बीज का लीडर उन पर हमला कर देता है। इतने में स्कॉट वहां पहुंच जाता है और उनको बचा लेता है। जब वो लोग छत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पीटर्स वहां से हेलीकॉप्टर ले जा चुकी है। वो परेशान होते हैं, लेकिन पीटर्स हेलीकॉप्टर के साथ वापस आ जाती है। वो लोग हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं और निकलने ही वाले होते हैं कि ज़ॉम्बीज का लीडर वहां आ जाता है और जंप करके हेलीकॉप्टर में घुस जाता है। वो जैसे ही शहर से बाहर निकलते हैं, न्यूक्लियर बम शहर की तरफ बढ़ता है और सारा शहर उड़ जाता है। स्कॉट और ज़ॉम्बीज के लीडर में लड़ाई जारी होती है और वो स्कॉट को काट लेता है, लेकिन स्कॉट गोली से उसका सर उड़ा देता है और वो मर जाता है। हेलीकॉप्टर पीटर्स के काबू से बाहर होकर जमीन पर क्रैश कर जाता है। फिर इसके बाद स्कॉट केट को कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो उसे मार दे, क्योंकि उसको ज़ॉम्बी के लीडर ने काट लिया है। केट स्कॉट को मार देती है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि वेंडरहू अकेला पैसों का बैग लेकर बाहर आता है और एयरपोर्ट पर जाकर एक प्राइवेट जहाज बुक करवाता है। वो मैक्सिको की तरफ जा रहा होता है कि उसको पता लगता है कि उसको भी किसी ज़ॉम्बी ने काटा था और यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। हाय फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने लगे हैं उसका नाम है सुसाइड स्क्वाड 2016। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9 और ये एक बहुत ही दिलचस्प मूवी है, तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। फिल्म के आगाज में दिखाया जाता है कि एक FBI एजेंट दूसरे सीक्रेट सर्विस एजेंट से एक होटल में मुलाकात करती है। वो उनको 6 हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स के बारे में बताती है और कहती है कि सुपरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा, हमें अमेरिका की रक्षा के लिए एक टीम बनानी चाहिए। फिर वो एक एक करके उन 6 क्रिमिनल्स के बारे में उन एजेंट्स को बताती है। सबसे पहले वो डेडशॉट के बारे में बताती है, जो कि एक बहुत बड़ा कातिल होता है और उसने बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा होता है। उसकी एक बेटी होती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। एक दिन दोनों बाप बेटी अपने घर वापस जा रहे होते हैं कि बेटी अपने बाप से कहती है कि मुझे पता है कि आप क्या काम करते हैं। ये सुनकर डेडशॉट बहुत दुखी हो जाता है। इतने में बैटमैन डेडशॉट पर हमला कर देता है। डेडशॉट बैटमैन को मारने ही वाला होता है कि उसकी बेटी दरमियान में आ जाती है और अपने बाप को ऐसा करने से रोक देती है। फिर वो एजेंट जोकर के बारे में बताती है। जोकर एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाया करता है क्योंकि उसको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर, जिसका नाम हार्ले होता है, बहुत ही खूबसूरत होती है और इलाज करते करते वो जोकर को दिल दे बैठती है। लेकिन जोकर तो साइको था, इसलिए जोकर हार्ले को बहुत तकलीफ देता है और इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाता है, जिससे हार्ले भी साइको हो जाती है। फिर फिल्म में एक खतरनाक चोर के बारे में बताया जाता है जो तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के सारे ही बैंक लूट चुका है। वो बैंक लूटकर वहां से भाग रहा होता है कि एक सुपर क्रिएचर उसको रोक लेती है। फिर फिल्म में एक और शख्स के बारे में बताया जाता है जिसने अपने घर को खुद आग लगा ली थी
और उस आग की वजह से उसकी बीवी भी मर गई थी। FBI एजेंट दूसरे एजेंट्स को बताती है कि इस शख्स ने जेल में भी दूसरे प्रिजनर्स को आग लगा दी थी और इसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है, लेकिन इस शख्स ने अपने घर को आग लगाने के बाद खुद पुलिस को सरेंडर किया था। फिर वो एजेंट एक और शख्स के बारे में बताती है जो दिखने में कहीं से भी ह्यूमन नहीं लगता था। वो एक बीस्ट की तरह का था जिसकी सारी स्किन खराब हो चुकी थी और काफी सख्त थी, उससे बहुत स्मेल आती थी और वो गटर में रहा करता था। फिर वो एजेंट अपने साथियों को एक आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताती है जो अपने काम के सिलसिले में एक दफा जंगल में एक गार में चली जाती है। वो गार बहुत डरावनी होती है और वहाँ पर बहुत सी खोपड़ियाँ पड़ी होती हैं। उसको वहाँ पर एक स्टैचू मिलता है और वो उस स्टैचू को तोड़ देती है, जिसकी वजह से एक विच उस आर्कियोलॉजिस्ट को पोजेस कर लेती है और वो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत से बेगुनाह लोगों को कत्ल करना शुरू कर देती है। फिर दिखाया जाता है कि वो FBI एजेंट पेंटागन में एक हाई प्रोफाइल प्रेजेंटेशन देती है। वो कहती है कि हमें तमाम क्रिमिनल्स को इकट्ठा कर एक टीम बनानी चाहिए जो कि ईवल के खिलाफ लड़े। शुरू में ऑफिशियल्स उसकी बात से एग्री नहीं करते, लेकिन फिर वहाँ पर विच आ जाती है और तमाम ऑफिशियल्स उसकी बात से एग्री कर जाते हैं। वो एक एक करके तमाम क्रिमिनल्स से मिलना शुरू करते हैं और उन्हें टीम में शामिल करने के लिए आमादा करते हैं। सबसे आखिर में वो डेडशॉट के पास जाते हैं। वो उसको एक फायरिंग रेंज में ले जाते हैं जहां पर बहुत सा असलहा होता है। डेडशॉट ये देखकर बहुत परेशान और हैरान होता है और वो कहता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। फिर डेडशॉट मुख्तलिफ गन्स उठाकर टारगेट्स पर एम करता है और वो एक कमाल का निशानेबाज होता है। ये देखकर सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। डेडशॉट कहता है कि मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शराइत हैं। मेरा जब दिल चाहेगा मैं अपनी बेटी से मिलूंगा और मेरी बेटी एक बेहतरीन स्कूल में जाएगी ताकि वो मेरी जैसी ना बन सके। तमाम कैदी टास्क सुनकर उस औरत की टीम का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं। फिर जोकर को दिखाया जाता है जो कि हार्ली को बचाने के लिए सोच रहा होता है, क्योंकि हार्ली तो पुलिस कस्टडी में है। फिर एक पुलिस ऑफिसर को उस आर्कियोलॉजिस्ट के साथ एक कमरे में दिखाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट पोजेस हो जाती है। पुलिस ऑफिसर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट जो कि अब विच बन चुकी है उसको एक सीन दिखाती है जिसमें वो मर रही होती है। पुलिस ऑफिसर हेल्प के लिए कॉल करना चाहता है, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इतने में वो विच वहां से चली जाती है और उस FBI एजेंट के घर चली जाती है जो कि अपनी टीम बनाना चाह रही थी। उस एजेंट के घर में एक स्टैचू होता है जिसमें उस विच के भाई की सोल है। वो उसको वहां से चुरा लेती है। फिर वो एक आदमी को जख्मी कर अपने भाई की सोल उस शख्स की बॉडी में डाल देती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो आदमी मर जाता है, लेकिन उस विच के भाई की सोल उस शख्स के बॉडी में अभी भी होती है और वो बाहर आ जाती है और वो बहुत पावरफुल होता है। जैसे ही वो बॉडी से बाहर आता है वो बहुत से लोगों को मारना शुरू कर देता है और ये खबर पेंटागन तक पहुंच जाती है और फौरन वो डिसाइड करते हैं कि उस औरत को बुलाया जाए जो अपनी टीम बना रही थी। तमाम हाई ऑफिशियल्स उस FBI एजेंट से कहते हैं कि वो अपनी टीम को एक्टिवेट करे और उस विच का खात्मा कर दे। पुलिस हार्ली को लेने जेल जाती है, लेकिन हार्ली उनसे लड़ने लगती है। फिर वो डेडशॉट को लेने जाते हैं और डेडशॉट भी ऐसा ही करता है, जिस पर पुलिस उन दोनों को मारती है और चेयर के साथ बांधकर उनको ले जाती है। आते हुए उनमें एक चिप भी लगा देती है। फिर वो कर्नल और आर्कियोलॉजिस्ट विच को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन विच आर्कियोलॉजिस्ट को पोजेस कर लेती है। जैसे ही ये बात FBI एजेंट को पता चलती है तो वो विच के दिल पर अटैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि विच के दिल FBI एजेंट के पास होता है। विच की ताकत कमजोर होने लगती है और वो अपने भाई के पास जाती है। उसका भाई उसकी हालत देखता है और अपनी पावर्स उसमें ट्रांसफर कर देता है, जिससे विच बहुत मजबूत हो जाती है। फिर फिल्म में दिखाया जाता है कि तमाम क्रिमिनल्स को एक बेस पर इकट्ठा कर दिया जाता है और कर्नल उनको कहता है कि तुम्हारे जिस्म में एक चिप लगी हुई है और अगर तुम में से किसी ने भी मेरे ऑर्डर्स ना माने तो मैं उस चिप की मदद से तुम लोगों को मार दूंगा। फिर वो एक जगह जाते हैं जहां पर बहुत से वियर्ड लोग होते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं। डेडशॉट भी उनसे लड़ता है, लेकिन वो डेडशॉट पर अटैक कर देते हैं। इतने में हार्ली वहां पर आती है और डेडशॉट को बचा लेती है। असल में ये वो जगह होती है जहां पर वो विच अपना मैजिक परफॉर्म कर रही होती है और ये सारे वियर्ड लोग उसके पोजेस्ड होते हैं। फिर हार्ली एक बाइक देखती है और उसे अपने पुराने दिन याद आना शुरू हो जाते हैं, जब वो जोकर से प्यार करती है। और एक दिन जब जोकर उससे नाराज होकर जा रहा होता है तो वो उसी बाइक पर उसको चेस करती है और रोक लेती है। कर्नल को समझ आ जाता है कि वो अकेला इन वियर्ड लोगों से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो डेडशॉट के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें मिलकर इन लोगों का मुकाबला करना चाहिए और डेडशॉट मान जाता है। फिर डेडशॉट, कर्नल और तमाम क्रिमिनल्स एक मॉल में जाते हैं। वहां पर उनका सामना फिर वियर्ड लोगों से होता है और इनकी फाइट शुरू हो जाती है।
ये बहुत लड़ते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। फिर फायरमैन जिसने अपने घर को खुद आग लगा ली थी, उसको एक आइडिया आता है। वो विच को गुस्सा दिलाता है ताकि वो अपने तमाम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर ले। जैसे ही विच तमाम लोगों को इकट्ठा करती है, वो फायरमैन वहां पर आग लगा देता है और बहुत से लोग हलाक हो जाते हैं। फिर कर्नल एक कमरे में जाता है जहां पर वो FBI एजेंट और बहुत से लोग होते हैं। कर्नल को देखकर FBI एजेंट बाकी तमाम लोगों को शूट करके मार देती है। इतने में डेडशॉट भी कमरे में आ जाता है और ये देखकर डेडशॉट और कर्नल को बहुत दुख होता है कि FBI एजेंट बहुत सेल्फिश है और उसे अपनी टीम की जानों की कोई परवाह नहीं। फिर वो तमाम क्रिमिनल्स और कर्नल उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। इतने में दिखाया जाता है कि जोकर वहां पर एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है और हार्ले हेलीकॉप्टर से लटक कर चली जाती है। वहां पर FBI एजेंट भी आ जाती है और वो हेलीकॉप्टर को शूट करने का ऑर्डर दे देती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर को शूट किया जाता है, जोकर हार्ले को धक्का दे देता है और वो हेलीकॉप्टर से बाहर एक बिल्डिंग पर गिर जाती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर वहां पर एक और हेलीकॉप्टर आता है जिसमें FBI एजेंट बैठकर चली जाती है और कहती है कि एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है जिसमें वो टीम बैठेगी जो उसके लिए विच से लड़ने के लिए वेपन बना रही है। इसी देर में विच का भाई उस हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है और उस FBI एजेंट से अपनी बहन का दिल लेकर वापस अपनी बहन को दे देता है। जैसे ही दिल विच में लगता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाती है। डेडशॉट कहता है कि मेरा काम यहीं तक था और हमें अब वापस जाना चाहिए। फिर तमाम क्रिमिनल्स वापस जाने लगते हैं कि उन्हें रास्ते में हार्ली नजर आती है और वो कहती है कि विच को मारने के लिए मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। फिर वो एक बार में जाते हैं जहां पर वो विच को मारने की मंसूबाबंदी करते हैं। जैसे ही वो विच को अटैक करने के लिए उस बिल्डिंग में आते हैं, विच को पता चल जाता है और वो उनमें से हर एक को वियंस दिखाना शुरू कर देती है। हार्ली को उसके माजी के वियंस आते हैं जिनमें वो खो जाती है। फायरमैन को उसको बीवी और बच्चे याद आने लगते हैं। फिर फायरमैन कहता है कि मेरी बीवी तो मर चुकी है, ये यकीनन विच की एक साजिश है। वो सारे लोगों को कहता है कि वो कंसंट्रेट करें। फिर उन्हें रास्ते में विच का भाई मिल जाता है जो उन पर अटैक करता है। सारे थीव्स मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो बहुत जायंटिक होता है और उसको लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। एक थीव उछलकर अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है। फिर फायरमैन को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हमारे अंदर जो चिप नस्ब की गई थी उसको एक्सप्लोड कर दिया जाए ताकि ये विच का भाई और मैं दोनों मर जाएं और तुम लोगों की जान बच जाए। फिर वो चिप एक्सप्लोड होती है और दोनों मर जाते हैं। जैसे ही विच का भाई मरता है, वो वीक फील करना शुरू कर देती है और उसको बहुत गुस्सा आता है और वो तमाम क्रिमिनल से खूब लड़ती है। इतने में हार्ली को एक आइडिया आता है और वो सरेंडर करने का बहाना करके विच के करीब चली जाती है और अटैक कर उसका दिल निकाल लेती है, जिससे विच मर जाती है और उसका तमाम मैजिक भी खत्म हो जाता है और हर चीज नॉर्मल हो जाती है और आर्कियोलॉजिस्ट की बॉडी भी नॉर्मल हो जाती है। ये देख के कर्नल बहुत खुश होता है। फिर दिखाया जाता है कि तमाम क्रिमिनल्स जेल में वापस चले गए हैं, लेकिन उन्हें हर तरह की आज़ादी है और वो जेल में बहुत खुश हैं। फिर दिखाया जाता है कि जोकर जेल तोड़कर हार्ले को लेने आता है और हार्ले उसके साथ चली जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। फिल्म की कहानी पास से शुरू होती है जहां एक आदमी लाइट हाउस पर काम कर रहा होता है और उसके सामने समंदर से एक लड़की आती है जिसको वो बचाता है। ये समंदर से आने वाली लड़की असल में समंदर के नीचे बसने वाले एक शहर अटलांटिस की शहजादी होती है। वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं और उनको आपस में मोहब्बत हो जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ अरसे के बाद उनके यहाँ एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम वो ऑर्थर रखते हैं। ऑर्थर जमीन के लोगों से भी बात कर सकता है और समंदर की मखलूक से भी। एक दिन अटलांटिस के कुछ सिपाही शहजादी को वापस अटलांटिस ले जाने के लिए उनके घर आते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए शहजादी उनके साथ वापस चली जाती है। शहजादी का एक खास एडवाइजर जो कि एक बेहतरीन जंगजू भी होता है, आर्थर की ट्रेनिंग करवाता है। आर्थर जब बड़ा हो जाता है तो वो एडवाइजर उसको कहता है कि आर्थर फर्स्ट सन है, तो इसलिए वो अटलांटिस का बादशाह बन सकता है। लेकिन आर्थर अटलांटिस जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसकी माँ ने एक इंसान से शादी कर ली थी और सिर्फ इस वजह से उसको मार दिया गया था और आर्थर हाफ ब्रीड है। फिर दिखाया जाता है कि आर्थर एक रूसी सबमरीन को समंदरी लुटेरों से बचाता है और उनसे लड़ाई के दौरान समंदरी लुटेरों के सरदार को मार देता है। इस सरदार का बेटा डेविड ये सब देख रहा होता है और वो आर्थर से अपने बाप की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ओम
जो कि आर्थर का सुतेला भाई होता है, वो अटलांटिस का बादशाह बनने वाला है। ओर्म अटलांटिस के अलावा बाकी समंदर के नीचे के शहरों के बादशाहों से मुलाकात करता है और उनको इस बात पर तैयार करने की कोशिश करता है वो सब अपर वर्ल्ड यानी जमीन पे हमला करें, क्योंकि जमीन वाले समंदर को आलूदा कर रहे हैं। लेकिन बाकी बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं होते। अगर ओर्म अपने साथ 4 और बादशाहों को तैयार कर ले तो वो ओशन मास्टर बन जाएगा और फिर इसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। उनकी बातचीत के दौरान एक सबमरीन उन पे हमला करती है और ओम एक बादशाह की जान उस दौरान बचा लेता है। उस बादशाह की एक बेटी है जिसका नाम मीरा है। मीरा की शादी ओम से तय हो जाती है, लेकिन मीरा ओम से शादी नहीं करना चाहती और इस शादी से बचने के लिए सिर्फ एक तरीका है कि अगर आर्थर यहाँ आ जाए तो ओम बादशाह नहीं बन पाएगा और उसे ओम से शादी नहीं करनी पड़ेगी। वो आर्थर से मिलने के लिए जमीन पे चली जाती है और वहाँ आर्थर को मिलती है और उसको कहती है कि वो फर्स्ट सन है, इसलिए उसको बादशाह बनना चाहिए, और आर्थर को कहती है कि उसे अटलांटिस चलना चाहिए। लेकिन आर्थर नहीं मानता और इनकार कर देता है। कुछ अरसे के बाद ओम एक बड़ी समंदरी लहर भेजता है और आर्थर का बाप उसकी लपेट में आ जाता है। मीरा आर्थर के बाप को उससे बचा लेती है और इस तरह से आर्थर का भरोसा भी जीत लेती है। इसके बाद आर्थर मीरा के साथ समंदर के नीचे चला जाता है। यहाँ आकर आर्थर अपने पुराने उस्ताद से मिलता है जिसने आर्थर को ट्रेनिंग दी थी। वो आर्थर को बताता है कि उसे ट्राइडेंट ढूंढना होगा, क्योंकि ट्राइडेंट बहुत शक्तिशाली है और जिसके पास भी ट्राइडेंट होगा वो बादशाह बन जाएगा। वो कहता है कि ओम बहुत ताकतवर है और अगर आर्थर ट्राइडेंट के बगैर इसको चैलेंज करेगा तो ओम कभी आर्थर को जीतने नहीं देगा। उनकी बातचीत के दौरान ओम के सिपाही उन पर अटैक करते हैं और आर्थर को कब्जे में ले लेते हैं और ओम के पास ले जाते हैं। ओम कहता है कि आर्थर की वजह से ही उनकी माँ को मारा गया था, लेकिन क्योंकि वो उसका भाई है इसलिए उसको एक मौका देता है कि वो यहाँ से चला जाए और दोबारा कभी वापस ना आए। लेकिन आर्थर उसकी बात नहीं मानता और ओम को चैलेंज दे देता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और आर्थर बस दम तोड़ने ही वाला होता है कि मीरा आर्थर को बचा लेती है। वो ट्राइडेंट की तलाश में सहारा डेजर्ट जाते हैं जहाँ ट्राइडेंट को बनाया गया था। उनको वहाँ एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है कि उनको ट्राइडेंट को ढूंढने के लिए इटली जाना होगा, जहां उन्हें ट्राइडेंट की लोकेशन पता लगेगी। दूसरी तरफ ओम डेविड की मीटिंग चल रही होती है और ये बात सामने आती है कि जिस सबमरीन ने बादशाहों की मीटिंग के दौरान हमला किया था वो उनकी साजिश थी। उन्होंने प्लान बनाया था कि डेविड बादशाह पे हमला करेगा और ओम उसे बचा के बादशाह को अपनी तरफ कर लेगा। ओम डेविड को एक एटलांटियन सूट देता है जो कि बहुत जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होता है। डेविड बहुत खुश हो जाता है कि अब वो इस सूट की मदद से आर्थर को मार सकेगा। ओम किंगडम ऑफ फिशरमैन के बादशाह को मार देता है और मलका और शहजादी को मजबूर करता है कि वो उसकी सपोर्ट में लड़ेंगे और उनसे फौज तैयार करने को कहता है। डेविड इस एटलांटियन सूट को एक सुपर हीरो सूट में बदल लेता है और उसका नाम ब्लैक मांटा रखता है। मीरा और आर्थर इटली में होते हैं और डेविड उन पे हमला कर देता है और लड़ाई के दौरान आर्थर डेविड को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इसके बाद फिर से मीरा और आर्थर ट्राइडेंट की तलाश में निकलते हैं और ज़मीन के सेंटर में पहुंच जाते हैं और उनको वहां आर्थर की माँ यानी अटलांटिस की मलका मिलती है और उन्हें पता लगता है कि वो इतना अरसा यहाँ जिंदा थी। अब वो लोग ट्राइडेंट के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं, लेकिन इससे आगे आर्थर सिर्फ अकेला जा सकता है और आर्थर आगे बढ़ता है और उसे वो ट्राइडेंट मिल जाता है। इससे पहले कि वो ट्राइडेंट को हासिल करे, ल्यूथियान जो कि उस ट्राइडेंट का रक्षक होता है आर्थर पे हमला कर देता है। ल्यूथियान कहता है कि जो भी आज तक यहाँ आया वो ट्राइडेंट को डिजर्व नहीं करता था, इसलिए उसने सबको मार दिया। आर्थर हाफ ब्रीड होने की वजह से इससे बात कर सकता है और उसको अपनी काबिलियत का यकीन दिलाता है। ल्यूथियान इसकी बात मान जाता है और आर्थर को ट्राइडेंट मिल जाता है। ट्राइडेंट मिलने के बाद आर्थर का रूप बदल जाता है और उसकी ताकत बढ़ जाती है। उधर ओम के साथियों को पता चल जाता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है और जिसके पास भी ट्राइडेंट होगा उसी को बादशाह बनाया जाएगा। लेकिन ओम ये बात नहीं मानता और कहता है कि ट्राइडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी ताकतवर होगा ओशन मास्टर वही बनेगा। आर्थर और ओम की फिर से एक लड़ाई होती है। आर्थर ओम को जान से नहीं मारता और अटलांटिस की मलका यानी आर्थर और ओम की माँ वहां आ जाती है। ओम देखता है कि आर्थर ने उनकी माँ को बचाया है तो वो अपनी हार मान लेता है और अटलांटिस के सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। फिल्म मार्क ट्वेन के कोट के साथ शुरू होती है, जिसका मतलब है कि आपकी जिंदगी के दो अहम दिन हैं। एक वो जिस दिन आप पैदा होते हैं और वो दिन जब आपको इसका मकसद पता लग जाए। दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम रॉबर्ट मिकॉल है काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा है और स्टॉप वॉच पर टाइम नोट करता है। वो एक होम मार्ट नाम के स्टोर पर काम करता है। रॉबर्ट को हर चीज बिल्कुल परफेक्ट और टाइम के मुताबिक पसंद होती है, इसलिए वो हर काम करते हुए स्टॉप वॉच पर टाइम नोट करता है। वो हर रात एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां बैठकर वो किताब ओल्ड मैन एंड सी पढ़ता है और साथ चाय पीता है। इसी रेस्टोरेंट में एक लड़की भी रोज आती है जिसका नाम टेरी है। टेरी और रॉबर्ट किताब के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। रॉबर्ट किताब का मॉरल टेरी को बताते हुए कहता है कि आपको इस दुनिया में वही बनना पड़ता है जो आप हो, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में एक बड़ी गाड़ी बाहर आती है और सलावी कॉल करके टेरी को उसके साथ जाने का कहता है और टेरी ना चाहते हुए गाड़ी वाले के साथ चली जाती है और रॉबर्ट ये सब देखता रहता है। सलावी का ताल्लुक रशियन माफिया से होता है और वो लड़कियों का धंधा करता है। अगली रात रॉबर्ट रेस्टोरेंट में आता है और टेरी पहले से वहां पर मौजूद होती है। टेरी उठ के रॉबर्ट के पास बैठ जाती है और उसको अपने गानों की एक सीडी देती है। टेरी रॉबर्ट को बताती है कि उसका असली नाम अलीना है और रॉबर्ट बताता है कि वो अपनी एक्स वाइफ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किताबें पढ़ता है। इसके बाद रॉबर्ट और अलीना सड़क किनारे पैदल चल रहे होते हैं कि इतने में एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से सलावी उतरता है और अलीना को थप्पड़ मारकर गाड़ी में बिठाकर ले जाता है और रॉबर्ट ये सब देखता रहता है। इसके बाद कुछ दिन अलीना रेस्टोरेंट नहीं आती तो रेस्टोरेंट का मालिक रॉबर्ट को बताता है कि किसी ने उसे बहुत मारा है जिसकी वजह से वो आईसीयू में है। रॉबर्ट अस्पताल जाता है और वहाँ अलीना की दोस्त उसे बताती है कि सलावी ने अलीना की ऐसी हालत की है। रॉबर्ट रात में सलावी के क्लब में जाता है और सलावी के कमरे में पहुंच जाता है। सलावी पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गया तो रॉबर्ट कहता है कि वो अलीना की आज़ादी चाहता है, जिसके लिए वो सलावी को $9,800 देता है, लेकिन सलावी मना कर देता है और कहता है कि तुमने मेरी बेइज्जती की है और मैं इस लड़की को आज़ाद नहीं कर सकता। रॉबर्ट वापस मुड़ता है और दरवाजे को लॉक लगा लेता है। सलावी और उसके सब साथियों को गौर से देखने के बाद रॉबर्ट घड़ी पर टाइम लगाता है और उन पर अटैक करके सबको मार देता है और आखिर में सलावी को कहता है कि अब अलीना आज़ाद हो जाएगी और सलावी अगर पैसे ले लेता तो जिंदा बच जाता। कुछ दिन गुजर जाते हैं और टेडी शहर में सलावी और उसके साथियों की मौत की छानबीन करने के लिए आता है। टेडी रशियन माफिया के बॉस पुश्किन का खास आदमी होता है और वो आते ही कहता है कि उसको वहां ले जाया जाए जहां सबको मारा गया। वहां पहुंचकर टेडी सब देखने और समझने के बाद कहता है कि इसे सब सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चाहिए। अगले दिन टेडी मिस्टर लूनी के पास जाता है और वहां उन दोनों में बहस के बाद टेडी और उसका साथी मिस्टर लूनी और उसके साथियों को मार देते हैं। टेडी को पुश्किन की कॉल आती है। टेडी कहता है कि ये किसी माहिर आदमी का काम लगता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे स्किल्स नहीं देखे। तो पुश्किन कहता है कि जल्दी पता लगाओ इस सब के पीछे कौन है और सबको सबक मिलना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा करने का सोचे भी ना। टेडी उस लड़की के पास जाता है जो उस रात अलीना के पास थी और उससे अलीना के बारे में पूछता है कि क्या कोई और भी वहां आया था। वो लड़की टेडी को बताती है कि एक आदमी आया था और उसे उसका नाम नहीं पता और ना ही ये पता है कि अलीना उसके बाद कहाँ गई। टेडी कहता है कि वो झूठ बोल रही है और उसे गला दबाकर मार देता है। टेडी को सीसीटीवी से ली गई तस्वीरों से पता लगता है कि रॉबर्ट उस रात सलावी के क्लब में पहुंचने के कुछ मिनट बाद क्लब में आया तो था, लेकिन वापसी की कोई तस्वीर नहीं है। टेडी छानबीन करने के लिए रॉबर्ट के घर जाता है और उसको अलीना की दोस्त की तस्वीर दिखा के पूछता है कि क्या वो इसे जानता है। रॉबर्ट बताता है कि उसे याद नहीं कि उसने इसे कहाँ देखा है। रॉबर्ट उससे पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा और टेडी का ताल्लुक किस एजेंसी से है, लेकिन टेडी कोई जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है। टेडी अपने लोगों से कहता है कि उसको रॉबर्ट के बारे में सारी मालूमात चाहिए, लेकिन जो भी वो उसे बताते हैं वो कहते हैं कि ये सब झूठ है, बनावटी है। वो कहता है कि हमें उसे पकड़ना होगा जिंदा और ऐसी जगह जहां कोई ना देखे। रॉबर्ट उसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है कि टेडी का एक आदमी भेस बदलकर दाखिल होता है और रॉबर्ट को पता लग जाता है कि वो उसे मारने के लिए आया है। रॉबर्ट उससे पूछता है कि क्या कोई और भी है या वो अकेला है और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और रॉबर्ट उस आदमी को मारकर बत्तियां बंद करके रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है जहां टेडी और उसके आदमी गाड़ी में बैठे होते हैं। रॉबर्ट उनके सामने से गुजरता है और अपने फोन पर उनकी तस्वीरें बना लेता है। टेडी और उसके आदमी रॉबर्ट का पीछा करते हैं, लेकिन रॉबर्ट ना सिर्फ निकल जाता है बल्कि टेडी के एक आदमी को जख्मी करके उसका फोन भी साथ ले जाता है।
टेडी और उसके आदमी रॉबर्ट के घर में आ जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट उनको वहां नहीं मिलता। रॉबर्ट ने पूरे घर में कैमरे लगाए होते हैं और छुपकर उनको देख रहा होता है। टेडी के आदमियों को मैक्सिको की एक टिकट मिलती है, जिस पर वो कहते हैं कि लगता है कि वो कल मैक्सिको जाने वाला है, लेकिन टेडी कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और उसको ढूंढो। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी पुरानी बॉस सुजैन के पास जाता है और उससे टेडी के बारे में सारी मालूमात हासिल करता है। सुजैन उसे बताती है कि टेडी का असली नाम निकोलाई है और जब भी पुष्कन को कोई मसला आता है तो वो टेडी को भेजता है। वापस आने के बाद रॉबर्ट टेडी के आदमी को गाड़ी में बंद करके टॉर्चर करता है और उसके बाद उसको साथ ले जाके पुष्कन का खुफिया ब्लैक मनी का अड्डा बंद करवा देता है और लूटा हुआ पैसा वहां काम करने वाली औरतों में बांट देता है। इसके बाद वो टेडी के आदमी से पूछता है कि उसने खुफिया इंफॉर्मेशन कहाँ छुपाई है और वहां जाके सारी चीजें निकाल लेता है। पुलिस वाले पुष्कन के अड्डे पे रेड करके वहां पड़ा हुआ पैसा देखकर हैरान रह जाते हैं। टेडी एक रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा होता है और रॉबर्ट उससे मिलने वहां आ जाता है। वहां इन दोनों में बातचीत होती है और रॉबर्ट टेडी को कहता है कि वो अपने बॉस पुष्कन के सारे धंधे और अड्डे यहाँ से बंद करवा दे, लेकिन टेडी इस पे नहीं मानता और रॉबर्ट जाते हुए उसे अपना नंबर दे जाता है। रॉबर्ट पुष्कन के कामों का सारा रिकॉर्ड पुलिस को दे देता है और पुष्कन के एक सामान से भरे बहरी जहाज को आग लगा देता है। टेडी रॉबर्ट को पकड़ने के लिए एक टीम बना लेता है और पुष्कन को कहता है कि जल्द ही वो इसे पकड़ लेंगे। पुष्कन कहता है कि उसका बहुत नुकसान हो चुका है। टेडी और उसके आदमी होम मार्ट में जाके वहां के लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं और टेडी रॉबर्ट को कॉल करके कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। रॉबर्ट वहां पहुंच के टेडी और उसके आदमियों को मार देता है और उसके 3 दिन बाद मॉस्को में पुष्कन के घर चला जाता है। पुष्कन नहा रहा होता है और रॉबर्ट उसके कमरे में पहुंच जाता है। पुष्कन रॉबर्ट से पूछता है कि उसको मार के रॉबर्ट को क्या मिलेगा, तो रॉबर्ट कहता है सुकून। रॉबर्ट पुष्कन को बाथरूम में छोड़ जाता है, जहां करंट लगने से पुष्कन भी मर जाता है। आखिर में एलिना रॉबर्ट को मिलती है और उसको बताती है कि वो टाउन से बाहर जा चुकी है और उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई है। वो बताती है कि कैसे रॉबर्ट के दिए गए $10,000 उसको मिले और वो रॉबर्ट को सब चीजों के लिए शुक्रिया अदा करती है और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। फिल्म की कहानी 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है, एक प्रेजेंट टाइम और दूसरा 5 महीने पहले यानी पास्ट टाइम। प्रेजेंट टाइम में पैट्रिक हिल नाम का एक आदमी फोर्टिको सिक्योरिटी कंपनी में काम शुरू करता है। फोर्टिको सिक्योरिटी एक आर्मर्ड ट्रक कंपनी है जिनका काम कैश को मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों के लिए महफूज तरीके से एक से दूसरी जगह पहुंचाना है। कंपनी का सुपरवाइजर टेरी पैट्रिक की बेहतरीन वर्क हिस्ट्री और रेफरेंसेस की वजह से उसकी तारीफ करता है और उसको बुलेट से मिलवाता है। बुलेट पैट्रिक को एच का निकनेम देता है और उसकी ट्रेनिंग करवाता है। फोर्टिको ज्वाइन करने के लिए कम से कम 70% मार्क्स चाहिए थे और एच को पूरे 70% ही मिलते हैं। एच अपनी पुरस्कार शख्सियत की वजह से अपने सारे कोलीग खास तौर पर डेव को बहुत अजीब लगता है। एक दिन पैसों की डिलीवरी के दौरान डेव और एच को पता लगता है कि कुछ किडनैपर्स ने बुलेट को हॉस्टेज बना लिया है। डेव उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता, लेकिन एच उसको कहता है कि वो उसको बचाने जा रहा है, तो या तो वो उसके साथ आए या ट्रक से उतर जाए। जब एच और डेव किडनैपर्स के पास पहुंचते हैं तो एच उन्हें बहुत आसानी से अपनी बेहतरीन निशानेबाजी की वजह से मार देता है। कुछ दिन के बाद एच के ट्रक पर एक और हमला होता है और वो डाकू ट्रक को आंसू गैस से भर देते हैं। एच जैसे ही बाहर निकलता है तो वो डाकू उसको देखकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद एच एक रात अपनी कोलीग डाना के साथ होता है कि उसको डाना के घर में काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं और वो डाना से बंदूक की नोक पर पैसों के बारे में पूछता है। वो कहती है कि इसने रिटायरमेंट सेविंग के लिए एक शराब की दुकान से एक बार पैसे चोरी किए थे, लेकिन उसने कभी दोबारा ऐसा नहीं किया। एच उसे छोड़ देता है और धमकी देता है कि अगर ऐसा हुआ कि डाना उससे कुछ छुपा रही है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब कहानी 5 महीने पीछे यानी पास्ट टाइम में चली जाती है, जहां एच अपने बेटे डॉगी के साथ छुट्टी गुजारने के लिए आया हुआ था। वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं कि एच को एक कॉल आती है और वो डॉगी से छुपकर कॉल सुनता है। कॉल करने वाला आदमी एच को कहता है कि वो उसको डकैती के लिए ट्रक की लोकेशन बताए। एच ट्रक डिपो के करीब एक पुल की दूसरी तरफ रुकता है और डॉगी से कार में इंतजार करने को कहता है।
एच डिपो के करीब फूड ट्रक पर जाता है और खाना ऑर्डर करता है। खाना लेने के दौरान वो ट्रक की लोकेशन कॉल पर बात करने वाले आदमी को बताता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रक पुल के नीचे से गुजरता है जहां एच ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, तो उस पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के भेस में चोरों का एक और ग्रुप हमला करता है और वो पैसा लूटकर गाड़ी में डाल लेते हैं। डॉगी ये सब देख लेता है, इसलिए उन चोरों में से एक आदमी डॉगी को गोली मार देता है। एच दूर से ये सारा सीन देखकर उनकी तरफ भागा तो उस आदमी ने उसको भी गोली मार दी, लेकिन वो जिंदा बच गया। एच असल में चोरों के एक ग्रुप का बॉस है और उसी ग्रुप ने एच के ट्रक पे दूसरा हमला किया था जब चोर एच को देखते ही भाग गए थे। डॉगी की माँ एच को उसकी मौत का जिम्मेदार समझती है और उसे छोड़कर चली जाती है। एच अपने लोगों से डॉगी के कातिल को ढूंढने का कहता है। वो लोग उन सब लोगों से तफ्तीश करने के बाद उनको मार देते हैं जिस पर भी उनको शक होता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग पाता। फिर एक दिन एच का एक आदमी उसको कहता है कि उस चोरी में जरूर अंदर के लोग शामिल होंगे और एच हर चीज से मायूस होने के बाद कहता है कि वो अपना माइंड क्लियर करने के लिए लंदन वापस जा रहा है, लेकिन असल में वो अपने लिए पैट्रिक हिल की जाली शनाख्त बनवाता है और डॉगी की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर फोर्टी को ज्वाइन कर लेता है ताकि पता लगा सके कि आखिर डॉगी की मौत का जिम्मेदार कौन है। फिर दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बनकर चोरी की थी और डॉगी को मारा था वो असल में पहले आर्मी में काम करते थे और जैक्सन उनका लीडर है। वो सब बहुत मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे थे और उन पर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, इसलिए एक दिन वो फैसला करते हैं कि वो पैसे चोरी करेंगे ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके। जैक्सन और टॉम बहुत डिटेल के साथ चोरी का प्लान बनाते हैं और ये फैसला करते हैं कि चोरी के बाद वो जाहिर नहीं करेंगे कि उनके पास एकदम से इतने पैसे आ गए, बल्कि नॉर्मल रहेंगे ताकि किसी को शक ना हो। वो सबसे पहली चोरी अपने एक साथी के अमीर बॉस से करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ चंद $1000 ही मिलते हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसा हासिल करने के लिए फोर्टिको के अंदर के आदमियों के साथ मिलकर उनके ट्रक पर हमला करते हैं। ये वही चोरी थी जिसमें उनका एक साथी जेन फोर्टिको के गार्ड्स और डॉगी को मार देता है, जबकि बाकी सब उसको कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब फिल्म फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और कुछ महीनों के बाद जैक्सन और टॉम ब्लैक फ्राइडे पर फोर्टिको के डिपो से $150 मिलियन से भी ज्यादा की रकम चुराने का प्लान बनाते हैं और टीम को इकट्ठा करते हैं। वो कहते हैं कि ये प्लान तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें खतरा भी उतना ही ज्यादा है। ब्लैक फ्राइडे वाले दिन एच और बुलेट एक साथ ट्रक पर जॉब कंप्लीट करने जा रहे होते हैं और बुलेट उसे बताता है कि असल में वही चोरों का अंदर का आदमी है और उन्होंने आज फिर से एक चोरी का प्लान बनाया है, तो एच उसका साथ दे, नहीं तो वो मारा जाएगा। वो चोर फुल बॉडी आर्मर पहनकर डिपो में घुसने के लिए ट्रक में छुप जाते हैं और डिपो में आने के बाद एच, टेरी और डेव समेत बाकी सब को भी हॉस्टेज बना लेते हैं। फोर्टिको का एक मुलाजिम अलार्म बजा देता है, जिसकी वजह से वेपन डेस्क के करीब खड़े लोग चोरों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वो चोर एक्सपर्ट शूटर्स होने की वजह से बड़ी आसानी के साथ उन सबको मार देते हैं। कुछ देर के बाद एच उनमें से एक चोर को मारकर उसका बॉडी आर्मर पहन लेता है। एच को देखने के बाद डेव भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है और टेरी एक जगह छुप जाता है। जब बुलेट देखता है कि वो लोग यानी चोर हारते जा रहे हैं, तो वो भी गन पकड़कर फायरिंग शुरू कर देता है और डेव, डाना और बाकी गार्ड्स को जान से मार देता है और एच पर भी फायरिंग करता है। आखिर में सिर्फ बुलेट, जैक्सन और जेन पैसे ट्रक में डालकर डिपो से बाहर निकलते हैं और जैक्सन भी शदीद जख्मी हो चुका होता है। वो लोग पुलिस से बचकर प्लान के मुताबिक एक गैराज में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स मौजूद होती हैं। जैक्सन को लगता है कि जेन उसको मारने की कोशिश करेगा, तो वो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन जेन उसे फिर भी गला काटकर मार देता है। इसके बाद जेन और बुलेट पैसे लेकर टनल के बाहर पहुंचते हैं और बुलेट जेन को मारने की कोशिश करने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन जेन उसे भी मार देता है। इससे पहले कि पुलिस को उनके प्लान की समझ आती, जेन सारे पैसे लेकर वहां से फरार हो जाता है। जैन अपने अपार्टमेंट में होता है और हर तरफ पैसे ही पैसे बिखरे होते हैं। इतने में पैसों के एक बैग में फोन की घंटी बजती है। ये फोन असल में एच ने उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए बैग में छुपाया था और वो भी जैन के अपार्टमेंट में आ जाता है। एच जैन को डॉगी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बताता है कि उसको कहां कहां गोलियां मारी गई थी और जैन को भी बिल्कुल उन्हीं जगहों पर गोलियां मारकर जान से मार देता है। आखिर में एच सारा पैसा FBI के हवाले करता है और अपने एक साथी के साथ वहां से चला जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।